हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं बीपीएससी पीवाईक्यू का। यह है पेज नंबर 8। ठीक है, चलिए। पहला पॉइंट यह है कि इंडिका का लेखक था, तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि इंडिया का लेखक था मेगास्थनीज। ये कौन था सर? ये सेल्यूकस निकेटर जो है उसका राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसने ग्रीक भाषा में इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने 7 वर्गों में मौर्यकालीन समाज को विभाजित किया था। 7 वर्गों में विभाजित किया था। इसको मैंने इसके पहले भी लास्ट क्वेश्चन में बताया था इस चीज को आपको। तो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? सम्राट अशोक जो है चंद्रगुप्त का पौत्र था, जैसे आपको पता ही होगा। मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसका पुत्र था कौन? बिंदुसार। इसका पुत्र था बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो ये अशोक क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का ये पौत्र हो गया। वही पूछा गया है कि सम्राट अशोक ये चंद्रगुप्त का क्या था? ये पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की रानी थी। देखिए, रानी उनकी कई सारी थी, लेकिन उसमें जो सबसे फेमस, जो प्रसिद्ध रानी उनकी है, इनका नाम आता है, उनका नाम है कारुआकी। क्या नाम है? कारुआकी। तो इनको याद रखना है। कई शिलालेखों में रानी का भी नाम है, तो उसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। कई कई जगह ऐसी बात मिली हुई है। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना, ये अशोक के प्रयास से बना था, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी कुछ चीजें की, जैसे कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का। ठीक है, वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका इनके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मैंने आपसे कहा था कि यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। मैं आपको फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, बौद्ध संगीतियां हुई थी। सबसे पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलगढ़ कश्मीर में। ठीक है दीपक, तो ये 4 बौद्ध संगीतियां जो है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, इसके बारे में आपको लोकेशन बताया। पहली वाली किसने आयोजित करवाई थी, किसके शासनकाल में? तो ये हुई थी अजात शत्रु के समय में। ठीक है, दूसरी वाली जो वैशाली में हुई थी, इसको करवाया था कालाशोक या काकवर्ण भी से कहते हैं। तीसरी वाली जो पाटलिपुत्र में हुई थी, ये जो प्रश्न में पूछा गया वही है, अशोक ने करवाया था। और जो चौथी वाली है, इसको करवाया था कनिष्क ने। ठीक है, पहली वाली जो हुई थी, ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। दूसरी वाली हुई थी 383 ईसा पूर्व में। तीसरी वाली 255 ईसा पूर्व में। ठीक है, और चौथी वाली प्रथम ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर महाकश्यप थे। ठीक है, यहाँ पर आपके तृतीय बौद्ध संगीति में जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे साबाकामी। तीसरे में मोगली पुत्रतीस थे, और चौथे में जो है वसुमित्र थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष कौन कर रहे थे? अशोक घोष। अशोक घोष ने एक बुद्ध चरित्र की रचना की है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट में देख लिया। आगे देख लेते हैं, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग आपका जो आज का उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये कलिंग वाला क्षेत्र था। ठीक है, और जिस वक्त इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, वहां के शासक थे नंदराज गजपति। ये सारी किताबों में आपको नहीं मिलने वाला है, इसके लिए उसको नोट कर लीजिए। नंदराज गजपति ये कलिंग के शासक थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। इसको मैं आपसे बता चुका हूँ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। अच्छा, अंतिम हर्यंक वंशी शासक कौन था? अंतिम हर्यंक वंश का शासक, हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? उसका नाम था
नागदशक, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, नागदशक। और हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार, बिंबिसार इसका संस्थापक था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि क्या थी? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। यह आपने ऊपर भी पढ़ा होगा। सीता भूमि जो मतलब जो सरकारी भूमि थी, उससे जो भी आय होती थी वो क्या थी? सीता भूमि थी। तो जनजाति वाला ऑप्शन अगर है तो ये वाला सही है, नहीं तो जो सरकारी जो भी भूमि होती थी, मतलब राज्य की जो भी भूमि हुआ करती थी, वो उससे जो भी आय होता था उसे सीता भूमि कहते थे। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का। शुंग वंश बता चुका हूँ आपसे। पुष्यमित्र शुंग ने जो है, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक है, बृहद्रथ की हत्या करके, ठीक है, इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश आता है, कण्व वंश, ठीक है। पहले हर्यंक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और फिर बाद में कण्व वंश आता है। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की भी हत्या कर दी जाती सातवाहनों द्वारा। सुशर्मन की हत्या सातवाहनों के द्वारा कर दी जाती है। इस तरीके से जो आपका ये वंश होता है, मतलब कि कण्व वंश की समाप्त हो जाता है और सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो ये सातवाहन राजवंश थे। सातवाहन में आपको याद रखना है कि शीशे के सिक्के चलाने वाले ये थे। शीशे के सिक्के किसने चलाया था? सातवाहनों ने चलाया था। शुंग वंश के बाद कण्व वंश बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। कण्व वंश ने भारत पर राज किया। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेख से। खारवेल कलिंग के राजा थे, ठीक है ना, कलिंग के राजा थे। और इनका नाम जो है हाथी गुफा अभिलेख के साथ जुड़ा हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित है। कहाँ पर? ये प्राकृत भाषा में अंकित है। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में, ठीक है ना, 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। और हमारे देश प्यारे भारत का भी राष्ट्रीय पंचांग भी है, 78 एडी में शुरू हुआ था ये। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को। कुषाणों में भी कौन? कनिष्क। वही कनिष्क जिसने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। और अध्यक्षता कर रहे थे कौन? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था, तो कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। कनिष्क जो है आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वसुमित्र। वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। और इन्हीं के समय क्या हो गया था, जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिज्म है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक तो महायान, एक हीनयान। जो उत्तर भारत की तरफ या उत्तर दिशा में जो चला गया, उत्तर भारत क्षेत्र में, उत्तरी देशों में चला गया, जो फैला धर्म का प्रचार हुआ वो था महायान। और जो दक्षिण भारत में चला गया और दक्षिणी देशों में चला गया वो क्या था? हीनयान। हीनयान, ठीक है। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? विम कटफिसस ने। ये भी कुषाण वंशी शासक था, विम कटफिसस, ठीक है। तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था विम कटफिसस ने। कला की गांधार शैली फली फूली। कहाँ पर? ये फली फूली कुषाणों के समय। तो गांधार शैली जो है, उसके अलावा मथुरा शैली जो है, ये भी फली फूली आपके कुषाणों के समय, खासकर कनिष्क के टाइम में। कनिष्क के टाइम में फली फूली, ठीक है। गांधार शैली, गांधार आपको पता है वर्तमान में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर नगर में आयोजित की गई थी। कहाँ? कुंडलवन में। सांची का विशाल स्तूप, ये मौर्यों के समय का है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, ठीक है, अशोक ने बनवाया था। और गौतम बुद्ध के जीवन से कोई भी संबंध इसका नहीं है, सांची का। और ये मध्य प्रदेश का में स्थित है, सांची नामक स्थान पर। तो जो सांची स्तूप है, ठीक है, इसकी स्थापना किसने करवाई थी?
इसकी स्थापना करवाई थी अशोक ने। ठीक है। मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन। वहीं पर सांची एक कस्बा है, टाउन है, टाउन एरिया है। तो यहीं पर सांची का स्तूप है और मौर्य के सम्राट अशोक ने उसको बनवाया था। कहने का मतलब मौर्य के समय का है। ठीक है। सांची स्तूप, स्तूप एट सांची इज इन मध्य प्रदेश। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है तो कुमरार, कुमरार कहाँ पर है सर? पटना में। बता चुका हूँ। यहाँ पर लकड़ी का महल था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है। तांबे की प्लेट कहाँ पर है? ये ताम्रपत्र है आपका। ठीक है। ताम्रपत्र है आपका। तो ताम्रपत्र आपका ये मौर्य के समय का है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। आगे जान लेते हैं। बराबर की गुफाएं, गुफाओं को अशोक ने किसको दान में दिया था? तो आजीवक ने, आजीवक संप्रदाय को दिया था दान में। किसने? अशोक ने। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली पुत्र घोषाल, आपने पढ़ा था। ठीक है। नियतिवाद पर विश्वास करते थे। और सर ये बराबर की गुफाएं कहाँ पर है? सर ये बिहार का एक जिला है जहानाबाद। कहाँ है? जहानाबाद, यहीं पर है। ठीक है। क्या? बराबर की गुफाएं। ठीक है। जहानाबाद जिले में है। आपको ये भी ध्यान देना है क्योंकि जिला भी इम्पोर्टेंट है। जहानाबाद जिले में एक जगह सुल्तानपुर है, वहीं पर आपका है ये। ठीक है। क्या? बराबर की गुफा। ठीक। लोमस ऋषि पहाड़ी भी यहीं पर है। लोमस ऋषि अगर पूछे, लोमस ऋषि ऋषि जो गुफा है, लोमस ऋषि गुफा भी यहीं पर है। ठीक है। लोमस ऋषि गुफा भी सी वहां, नागार्जुनी गुफा, नागार्जुनी पर्वत और ये आपका बराबर पहाड़ी, बराबर गुफा, लोमस ऋषि गुफा, ये सब कहाँ पर है? यही जहानाबाद में, इसी के पास है आपका। ये जो बराबर गुफा इसी का पार्ट है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का, भी जो आपने को मैंने बताया। कुमरार, कुमरार में जो बना था लकड़ी का महल, इसका महल था चंद्रगुप्त मौर्य का। भूमि अनुदान, भूमि अनुदान किसको? डैश को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। तो ब्राह्मणों को दिए गए थे भूमि अनुदान। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया जाता था और खासकर उनको जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। ठीक है। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे कब? ये भारतीय यूनानियों शासकों द्वारा जारी किए गए थे, भारतीय यूनानी शासकों द्वारा। ठीक है। तो यूनानी कई सारे हमारे देश में आए थे, आपको पता है। सबसे पहले कौन आए थे? इंडो ग्रीक। ठीक है। फिर कौन आया था? शक आए थे। ठीक है। फिर पहलव आए थे, इसको पार्थियन बोलते हैं इंग्लिश में। और लास्ट में कौन आए थे? कुषाण आए थे। उसका आपको क्रम याद रख लेना है। सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे। ठीक है। पहले इंडो ग्रीक आए थे, फिर कौन आया था? फिर शक आए थे, फिर पहलव आए थे, पार्थियन बोलते हैं उसको। और फिर लास्ट में कौन आए थे? कुषाण आए थे। कुषाण में से एक राजा था कौन? कनिष्क। ठीक है। कनिष्क को जो है चीनी चीनी सम्राट जो था पेंचाओ, पेंचाओ ने कनिष्क को हरा दिया था। इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। आगे देख लेते हैं। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो जो व्यापारिक मार्गों पर मौन है वह मिलिंद पन्हो। सर मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो जो है ये मिनांडर और नागसेन, नागसेन का संवाद है इसी में। मिनांडर और नागसेन जो है, इनका, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है। इनका संवाद है। इस चीज को आपको ध्यान देखना है। और इनका जो दोनों का संवाद का जो भी जिक्र है वो कहाँ किया गया है? ये मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में किया गया है। ठीक है। मिलिंद पन्हो। और नागसेन और नागार्जुन से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। नागसेन अलग है, ये बुद्ध भिक्षु थे। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इस चीज को दिमाग, नागार्जुन जो है उनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ठीक है। तो मिलिंद पन्हो जो है एक पुस्तक है। ये बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच, राजा मिलिंद के बीच क्या था? एक संवाद था। उसी से पुस्तक है। बुद्धिस्ट पुस्तक मानी जाती है इससे। ठीक है। बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारतीय यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का ये वर्णन इसमें है। ठीक है।
तो नागसेन, और जबकि नागार्जुन को क्या कहा जाता है, नागार्जुन अलग है, ये क्या है, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है, लास्ट पॉइंट था इस पेज का, पेज नंबर 8 का। आप प्लीज इसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। नागार्जुन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। इन्होंने शून्यवाद के ये प्रतिपादक थे, शून्यवाद शून्यवाद के ये प्रतिपादक थे, ठीक है, प्रतिष्ठापक था, माध्यमक माध्यमक मत, मत के जो है पुरस्कार के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे, ये भी बौद्ध आचार्य थे। लेकिन शून्यवाद को याद रखना है आपको। तो शून्यवाद के संस्थापक थे नागार्जुन, उनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, कि नागसेन से अलग है, नागसेन बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। और मिलिंद कौन से राजा थे, ठीक है, इंडो ग्रीक राजा थे, ठीक है ना, इंडो ग्रीक राजा थे वो, हिंदी यूनानी राजा थे, भारतीय यूनानी राजा थे, कौन, मिलिंद, या मिलिंद, मिनांडर कहते हैं इंग्लिश में। इस तरीके से पेज नंबर आपका 8 क्लियर हुआ। थैंक यू।